देखिए ध्यान से हम देखते हैं। आपको इससे पहले जम्मू कश्मीर हम पढ़ाए थे, तो समझिएगा। ये जम्मू कश्मीर है, पहाड़ों को देखते हैं यहाँ पर। यहाँ बड़ा ट्विस्ट है एक ठो, पहाड़ों को देख। यहाँ पे काराकोरम है जो जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद जब आता है पीर पंजाल, तो ये हिमाचल में भी चला आता है। पीर पंजाल कहाँ चला आता है? हिमाचल में। और हिमाचल में खुद का धौलाधार पर्वत है। तो देखिए ध्यान से, पीर पंजाल ये है धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार। ध्यान से देखना, ये आपका पीर पंजाल है। ये कौन सा बाबू? पीर पंजाल। और ये है धौलाधार। ये पीर पंजाल और ये धौलाधार। पीर पंजाल, धौलाधार, पीर पंजाल और ये धौलाधार, दोनों मिल गया। अब इनके बीच में हिमाचल प्रदेश आता है और सबसे प्रमुख बीच में एक घाटी है, नाम है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कहेगा कि कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ों के बीच में है? तो पीर पंजाल और धौलाधार पहाड़ियों के बीच में है। क्वेश्चन कहेगा धौलाधार पर्वत कहाँ है? तो धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जो प्रसिद्ध है वो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, और ये पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान इसी के बीच में है। हालांकि ये जगह सेब और पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप पर्वतीय नक्शा देखेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ये वाला, इसमें ये एरिया जो है यहाँ पर, ये नीचे वाला पीर पंजाल धौलाधार हो गया, ऊपर वाला पीर पंजाल हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। ऊपर वाला हो गया पीर पंजाल। तो ये एक तो ये समझ में आ गया पर्वत। दूसरा आपको पर्वत समझ में आ गया यहाँ पर, बताइए। ये पीर पंजाल हो जाएगा और ये धौलाधार हो जाएगा। नीचे वाला धौलाधार और ये पीर पंजाल। तो यहाँ हो गया कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। कुल्लू के ऊपर है मनाली। कुल्लू मिल गया आप लोग को, उसके ऊपर मिलेगा मनाली। दोनों पर्यटक जगह है। तो सबसे नीचे मिलेगा शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली, मिल गया। आप लोग को उसके ऊपर मिलेगा मनाली। दोनों पर्यटक जगह है। तो सबसे नीचे मिलेगा शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली। आपको मिल गया कुल्लू मनाली, मिल गया। आपको मिल गया शिमला कुल्लू। देखिए अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, शिमला के नीचे एक जगह मिलेगा कालका। शिमला के नीचे एक जगह मिलेगा कालका। एक्चुअल में कालका हरियाणा में है, और हरियाणा ऐसे दिखने में लगेगा कालका की हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कालका हरियाणा में है। कालका से शिमला के बीच में एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग। अब बताओ बाबूआ, कालका कहाँ पर है? तो कालका हरियाणा में है और शिमला हिमाचल प्रदेश में, बट दोनों के बीच में पहाड़ी एरिया है। तो ट्रेन चलती है कालका शिमला रेल मार्ग। और यह रेल मार्ग इतने सुंदर पहाड़ों को काटते हुए निकलती है, नदियों को पार करते हुए निकलती है, बर्फीले क्षेत्र को निकलती है, कि ये ट्रेन सवारी ढोने के लिए नहीं बल्कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो गई। हम उस ट्रेन को आपको दिखा देते हैं, कालका शिमला रेल मार्ग। जरा ध्यान से देखिए, ये बर्फ पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है ना, उसी का कॉपी करके यहाँ हो गया। परफेक्ट है। यहाँ पर इसमें हिम तेंदुए, बर्फीले भालू, ये सब चीजें दिखते रहते हैं यहाँ पे। और इसकी खिड़कियां बड़ी बड़ी कर दी गई हैं भैया, कि देखने में क्या रहेगा? आसानी रहेगा। तो ये हो गया, ये आपका कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कालका कहाँ है? तो कालका हरियाणा में। तो शिमला पर्यटक क्षेत्र है भैया, राजधानी भी है। कुल्लू, कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। ऊपर मनाली है, मनाली के ऊपर जाएंगे, मनाली से एक सड़क जाती है लेह के लिए, मनाली से एक सड़क जाती है लेह के लिए। लेह मनाली मार्ग, इसी को खरदुंगला कहेंगे। ये बहुत ऊंची सड़क है खरदुंगला। लेह से लेके मनाली तक पूरा का पूरा पहाड़े जाइएगा, लेह मनाली खरदुंगला, खरदुंगला, ये सबसे ऊंची सड़क है यहाँ पर लेह मनाली मार्ग में। अब सबको ये मिल गया। अब मेरी और सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा, मेरी और सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के इधर का एरिया मिलेगा, ध्यान दो इधर एकदम लास्ट में साइड में रिकोंग पियो जिला। किन्नौर लिखा होगा या रिकोंग पियो लिखा होगा? किन्नौर या रिकोंग पियो? किन्नौर या रिकोंग पियो? रिकोंग पियो, रिकोंग पियो एकदम साइड में मिला होगा। हिमाचल प्रदेश का यह सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा? इसका एरिया चाइना से ये सीमा बनाएगा। इसके जस्ट इधर में चाइना आ जाता है। तो किन्नौर या रिकोंग पियो आप लोग को मिलेगा, एकदम साइड में जगह है। रिकोंग पियो कहेंगे, इसका मुख्यालय किन्नौर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पष्ट करता है। यहाँ एक अलग टाइप का प्रचलन मिलेगा। यहाँ संपत्ति का विभाजन न हो सके, भाइयों में संपत्ति का बंटवारा ना हो सके, इसलिए दो भाई, दो सगे भाई मिलकर एक एक लड़की से ब्याह कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुपत्नी नहीं, बहुपति विवाह है।
बहुपत्नी विवाह नहीं, बहुपति विवाह है, और बड़े धूमधाम से होता है, जैसे ये बारात और रात निकलती है सब ये सब निकलता है। तो बहुपति विवाह, एक ही लड़की रहेगी, उसका दो दो तीन तीन को पति हो जाएगा, ताकि हालांकि ये चीजें अभी के टाइम पे थोड़ी सी अलग टाइप की लगती है, लेकिन यहाँ का परंपरा है, इस एरिया में कुछ गाँव वगैरह है वहां पर इस टाइप का परंपरा है बहुपति विवाह का। रिकोंगपियो मिल गया आपको, किन्नौर या रिकोंगपियो एकदम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच में देखेंगे तो मिलेगा मंडी या कांगड़ा घाटी, मंडी या कांगड़ा घाटी, मंडी या कांगड़ा घाटी मिला, कांगड़ा घाटी बीचों बीच में, मंडी मंडी जगह है यहाँ पे। कंगना रनौत यहाँ से सांसद है, कंगना रनौत यहाँ से सांसद है, मंडी में कंगना रनौत यहाँ से सांसद है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये मंडी जिला है यहाँ पे। कांगड़ा यहाँ पे मिलेगा आप लोग, मंडी। अब वहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, किसी घर में पानी घुस गया है, सब चौपट हो गया है यहाँ पे, तो वहाँ की सांसद होने के नाते कंगना रनौत गई थी, और हम बहुत मानते हैं उनको। तो वो गई थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा समस्या, तो कि क्या कीजिएगा, हमारा भी रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, 15 लाख रुपया किराया है, 150 रुपया बिका है, बताइए उसका रेंट कैसे निकलेगा, हमारा भी दिक्कतें चल रहा है। वहाँ के लोगों ने कहा कि हाँ आप सांसद है, पहले आप देखिए। तो भी बवाल हुआ था, बड़ी बड़ी भयानक। इसके ऊपर धर्मशाला था, पढ़ा दिए। हिमाचल प्रदेश में अब नीचे में एकदम देखेंगे सोलन मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में एकदम नीचे में सोलन मिलेगा, दवाइयां उत्पादन के लिए और मशरूम के लिए प्रसिद्ध है सोलन। और यहाँ का शिमला मिर्च बड़ी प्रसिद्ध है, या स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, मशरूम, इस सब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। शिमला मिर्च, मशरूम और दवाइयों वगैरह बड़ा निर्माण होती है, दवाइयों वगैरह का कारखाना है। नहीं मिला था सबको, इतना टाइम मिलता है। मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर देखेंगे तो पालम जगह मिलेगा, पालम ऊपर में जगह मिलेगा, पालम। अब हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, जो सवाल आएगा पूछेगा, बताएंगे। समुद्र पर्वतों के बीच के पतले रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। इधर दर्रा का नाम है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा कहेगा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत या चाइना से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के ऊपर में है बड़ा लाचला दर्रा, इसका बड़ा पड़ोसी है ये, तो बड़ा लाचला दर्रा। और इधर वाले दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा, इधर वाले दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा, और इसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के ऊपर की ओर जाने वाले दर्रा का नाम है बड़ा लाचला दर्रा, इधर वाले दर्रा का नाम है आपका सिपकिला दर्रा, इधर वाले नाम है रोहतांग दर्रा। तो बताइएगा, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला याद कैसे रखेंगे, इसका बड़ा पड़ोसी है इसलिए बड़ा लाचला। इस साइड में रोहतांग दर्रा, और इधर सिपकिला। पहले विदेश से लोग पानी वाले शिप से जाया करते थे, जब हवाई जहाज नहीं था, तो जब हवाई जहाज नहीं था तो लोग विदेश में पानी वाले शिप से जाते थे, तो नाम हो गया उसका सिपकिला दर्रा। नाम क्या हो गया? सिपकिला दर्रा। नाम क्या हो गया? सिपकिला दर्रा। नाम हो गया सिपकिला दर्रा, याद रहेगा, सिपकिला दर्रा। तो ये इधर वाले दर्रा का नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। इधर वाले दर्रा का नाम है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। हो गया। ऊपर में बड़ा लाचला दर्रा होगा, एक और सिपकिला दर्रा होगा। सिपकिला दर्रा चीन की ओर जाएगा, रोहतांग दर्रा पंजाब की ओर जाएगा, बड़ा लाचला दर्रा जम्मू कश्मीर की ओर जाएगा। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। याद हो गया? सबको मिल गया? सबको मिल गया सर, मिल गया। चलिए अब पंजाब की ओर हम प्रोसीड करते हैं। इधर प्रोसीड करेंगे हम। नाउ आई विल प्रोसीड टू पंजाब। पंजाब 5 नदियों का संगम को कहते हैं पंजाब। आब मतलब होता है नदियां, तो जहाँ 5 नदियां आके मिलती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं पंजाब। तो पंजाब में कितनी नदियां आके मिलती हैं? 5। लेकिन भारत का विभाजन हो गया तो 5 नदियां अभी वर्तमान समय में नहीं मिलती हैं। अभी वर्तमान समय में 5 नदियां नहीं मिलती हैं। तो देखिए पहले पंजाब नाम कैसे पड़ा था, तो यहाँ से जाती थी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी जाती थी। ये नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी, इसी सिंधु नदी को हम लोग, सिंधु नदी जो था, अंग्रेज इसको इंडस रिवर कहते थे सर। और इसी इंडस रिवर के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। हमारे देश का नाम क्या हो गया? इंडिया पड़ गया। हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। चलिए
हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो पंजाब में कौन कौन सी नदियां जाती हैं? वर्तमान पंजाब में बीचों बीच में ब्यास नदी जाती है, नीचे से सतलज जाती है, ऊपर से रावी जाती है, ऊपर से रावी। और कौन सी नदियां अभी नहीं जाती है? तो अभी झेलम और चिनाब नहीं जाती है। नहीं तो पहले झेलम भी जाती थी, तो झेलम भी जाती थी, चिनाब भी जाती थी, और यहाँ पे रावी नदी, ये ब्यास नदी, और ये सतलज नदी, सतलज नदी। तो टोटल 5 नदियों से बनता था पंजाब। पहले पंजाब में ये पूरा एरिया आता था, पहले इतना बड़ा एरिया आता था पंजाब में। ये पूरा एरिया पंजाब का पहले हुआ करता था विभाजन से पहले। विभाजन से पहले हिमाचल प्रदेश पहले पंजाब में ही आता था, तो ये विभाजन से पहले ये सब पंजाब में आता था। तो पंजाब में 5 नदी आती थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो आब का अर्थ होता है पानी, आब का अर्थ होता है पानी, आब। आब मतलब होता है पानी। और पंज मतलब होता है, पंज मतलब 5, पंज मतलब 5, पंजाब मतलब 5 नदियों का संगम, पंजाब मतलब 5 नदियों का संगम। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब पंजाब का नक्शा खोलिए, हम आपको अब एक एक करके दिखाते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर पंजाब में देखिएगा पठानकोट मिलेगा, सबसे ऊपर देखिएगा पंजाब में पठानकोट मिलेगा। खोजिए, पठानकोट मिलिए, सबसे ऊपर मिलेगा पठानकोट, 1 नंबर पे, सबसे ऊपर जाके देखिए पठानकोट। पठानकोट भारतीय वायुसेना का एयरबेस है। पठानकोट भारतीय वायुसेना का क्या है? एयरबेस है। वहां पठानकोट एयरबेस पे एक बार आतंकवादी हमला कर दिया था, सेना की वर्दी में पठानकोट एयरबेस पे हमला कर दिया था, बाद में उनको मार दिया गया। लेकिन पठानकोट एयरबेस पे सेना के जवान के, सेना की वर्दी, इस सब ने, आतंकवादी सब ने क्या किया था? हमला किया था। पठानकोट के नीचे देखें गुरदासपुर। अकबर का जन्म गुरदासपुर जिला में हुआ था, अकबर का जन्म गुरदासपुर जिले में हुआ था। अब गुरदासपुर जिले में हुआ था। इसके यहाँ देखेंगे अमृतसर, पंजाब में यहाँ पढ़िएगा अमृतसर मिलेगा, अमृतसर, 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 अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है भैया? अमृतसर है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर है, गोल्डन सिटी कह दीजिए। तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को मतलब स्थापना किया था। यहाँ पे हर मंदिर नाम था, बाद में इसका नाम हो गया। बाहर में इसके गुरु राजा रणजीत सिंह ने सोने की चादर चढ़ा दी, परत चढ़ा दी, तो स्वर्ण मंदिर नाम हो गया। इसके एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जब अकबर का शासन चल रहा था तो चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अकबर से यह कहा था कि मुझे एक बड़ा सा सरोवर यानी तालाब बनाना है और उसमें धार्मिक काम के लिए रखना है, यानी अमृत का वो सरोवर होगा। के लिए अकबर ने 500 बीघे जमीन दिया था, 500 बीघा जमीन दिया था। तो 500 बीघे उस जमीन में एक तालाब खोदा गया, अमृत सरोवर, तो उसे अमृतसर हुआ। यहाँ पे अमृतसर शहर अभी मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा स्वर्ण मंदिर है। सिखों तो भैया ये विशेषता है, जहाँ उनका गुरुद्वारा होता है वहाँ लंगर चलते रहता है। अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ में भी वो लोग लंगर बांट रहे थे, बाढ़ में भी वो क्या बांट रहे थे? लंगर बांट रहे थे। आगे बढ़ जाए, यहाँ आगे देखेंगे ना तो अटारी और बाघा बॉर्डर हो जाएगा, अटारी बॉर्डर मिलेगा, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। यहाँ से जब भारत और चाइना पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे रहते हैं तो व्यापार होता है, लेकिन हम क्या कहेंगे, कोई गारंटी भी तो नहीं ले सकते हैं। दूसरा छोटा पे के रिश्ते कब तक अच्छा रखने देगा, कभी वो बम फोड़ देगा, कभी कुछ भी कर देगा। इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं गधा के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? कभी वो कुछ कर देगा। अमृतसर मिल गया कि नहीं मिल गया? पठानकोट सबसे ऊपर मिलेगा, गुरदासपुर उसके नीचे अमृतसर मिलेगा। मिल गया? अब ये और ध्यान दीजिए, अटारी बॉर्डर भारत सबसे ध्वज फहराता है। यहाँ आपको 3 शहर एक साथ मिलेंगे, 3 शहर एक साथ मिलेंगे, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना। के से कपूरथला, जे से जालंधर, एल से लुधियाना। कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना। मिल गया तीनों? कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना। मिला कि नहीं मिला? एक एक करके अब तीनों की विशेषता बताते हैं। इंटीग्रल कोच, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। रेलवे का डिब्बा बनता है, सवारी डिब्बा, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। जलंधर और लुधियाना, जलंधर, लुधियाना। तो जलंधर जो है यहाँ पे कपड़ा उद्योग, जलंधर, लुधियाना, ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। जलंधर होजरी यानी कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
कपड़ा उद्योग के लिए। कौन? तो जालंधर, जालंधर में कपड़ा उद्योग होता है। आप देखिएगा बहुत ठंडी के दिन आएगा ना, तो 300 रुपया में जैकेट, तो 500 रुपया में जैकेट, 1500 रुपया में जैकेट, ऐसे जैकेट वगैरह बड़ा बेचते हैं लोग। स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा सहूलियत हो जाता है कि सस्ता मिल जाता है। अब स्टूडेंट के लिए तो 200-400 बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट को पैसे कितने मायने रखते हैं कि उसका कोई आदमी अगर 25 रुपया 1.5 साल पहले लिया है तो उसको याद है कि मेरा 25 रुपया लिया है, क्योंकि उसके लिए मायने रखता है 25-50 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका जालंधर। लुधियाना, लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ हीरो का साइकिल का कारखाना है, साइकिल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। साइकिल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है जगह आपका लुधियाना। साइकिल इंडस्ट्रीज के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, इस सब के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। कौन सा जगह बाबू? लुधियाना। मिल गया लुधियाना? सबको मिल गया लुधियाना? अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो पटियाला मिलेगा, इस साइड में पटियाला मिलेगा, इस साइड में मोहाली मिलेगा। तो मोहाली में तो क्रिकेट मैच होता है, मैच वगैरह होता है, यहाँ पटियाला मिलेगा, पटियाला, पटियाला मिलेगा, पटियाला, पटियाला। तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीज का गढ़ कहा जाता है पटियाला में। तो पटियाला में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री होती है। पंजाबी फिल्मों ने अपना एक खास जगह समाज में बना लिया। पंजाबी संगीतकारों ने एक अच्छा सा जगह समाज में अपना बना लिया। लोगों को भले पंजाबी समझ में आए या ना आए, लेकिन पंजाबी गाना सुनता है खूब। ब्राउन मुंडिया कुछ ना कुछ सुनेगा यहाँ पर, लगती लाहौर ऐसे करके, कराची लगती ऐसे करके, कुछ ना कुछ सुनेगा पंजाबी गाना, लेकिन वो सुनेगा। पंजाबी गानों ने इसको किया। सबसे ज्यादा दुर्दशा किया किसने? सबसे ज्यादा दुर्दशा किया भोजपुरी गानों ने। भोजपुरी गानों में सबसे बड़ा क्या है? निचताई क्या है कि पहला गाना गाने से पहले अपने आगे ना सुपरस्टार लगा देगा, सुपरस्टार लगा देगा। और पहली बात कि वो भोजपुरी में कुछ ही संगीतकार हैं, बाकी तो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ है, जैसे शारदा सिन्हा जी हैं, ये लोग, बाकी तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा वाले हैं। वही अपने आप को कुछ से कुछ नाम लिख देगा। नहीं समझा गया? ये तो पंजाबी फिल्मों का अपना है। तो पटियाला है, पंजाब का पुराना नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू। पंजाब का पुराना नाम क्या था? पेप्सू। बाद में 1966 के पास जब शाह आयोग का कमीशन किया गया, तो पंजाब से हिमाचल प्रदेश को तोड़ा गया, पंजाब से हरियाणा को तोड़ा गया, और पंजाब को अलग किया गया। 3 भागों में तोड़ा और एक यूनियन टेरिटरी को तोड़ा था। यानी यूनियन टेरिटरी को तोड़ा था, यूनियन टेरिटरी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब यहाँ एक लास्ट में शहर होगा एकदम पाकिस्तान बॉर्डर से, फाजिल्का। यहाँ पे जब हम NH-15 पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एकदम फाजिल्का तक जाते हैं सब। तो पंजाब के बारे में ये समझ में आ गया आप लोग को। पंजाब एक बार दोबारा देखिए आप लोग ध्यान से। हम जहाँ जगह बोलेंगे वहाँ आपको पंजाब में पहुंचना पड़ेगा। पहुंचिए, हम जहाँ जगह बोलते हैं वहाँ फटाक से। सबसे ऊपर में पहुंचिए पठानकोट, सबसे ऊपर में पहुंचिए पठानकोट। देखते हैं कितना जल्दी पहुंच पाते हैं आप लोग। जल्दी जल्दी पहुंचिए पठानकोट। पठानकोट के बाद आप पहुंचना है आपको अमृतसर, 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 अमृतसर। अमृतसर के बाद पटियाला, नीचे होगा एकदम यहाँ पे पटियाला, पटियाला। मिल गया पटियाला? चलिए, इतना मिल गया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, ये पंजाब है। पंजाब में अभी तो 5 नदियां जाती नहीं है। तो पंजाब में अभी ऊपर से चली जाती है ये रावी नदी, ऊपर से चली जाती है रावी नदी। के बाद पंजाब के बीचों बीच में जाती है ये आपकी ब्यास नदी, ब्यास नदी। और पंजाब के नीचे से यूं गुजरती है, चाइना से निकल के आती है आपकी सतलज नदी। ये आपकी सतलज नदी, सतलज नदी। और बीचों बीच में जाती है ये ब्यास नदी, ब्यास नदी। अब आप गौर से देखिएगा, गौर से, तो ये एरिया इन दोनों नदियों के बीच का दोआब आ जाता है, दोआब आता है। तो दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अब देखिए, एक इधर में भी दोआब आ गया, एक इधर में भी दोआब आ गया। पंजाब में देखिएगा दोआब, जरा ध्यान से, ये एरिया जो है ये तो ब्यास नदी है, ये एरिया ब्यास नदी है। और इधर देखेंगे ध्यान से, ये नदी जो है आपकी सतलज नदी, ये है सतलज नदी। तो रेड कलर का एरिया जो है ब्यास और सतलज का दोआब है। वहीं अगर आप देखिएगा ब्लैक कलर वाला शेडेड एरिया, ब्लैक से जो शेडेड एरिया किया गया है वो किसका दोआब क्षेत्र है? ब्लैक शेडेड एरिया जो है ये दोआब क्षेत्र है रावी और ब्यास का, रावी और ब्यास का। इसलिए जो ब्लैक कलर का शेडेड एरिया है, आप गौर से देखिएगा, ब्लैक कलर से जो शेड किए हैं ये ब्यास और रावी के बीच का है। इसलिए ब से ब्यास, रा से रावी, इसी को कहते हैं बारी। बा से ब्यास, री से रावी, ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र, ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र को बारी कहते हैं।
वहीं अगर आप गौर से देखिए रेड कलर वाला एरिया, आप ध्यान दीजिए तो रेड कलर वाले एरिया को, ये जो रेड कलर का एरिया है, यह रेड कलर का एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, ये किसका दोआब है? दो मतलब होता है, दो आम मतलब नदी, दो नदियों के बीच, ब्यास और सतलज। तो इसे शॉर्टकट में बिस्त कहता है। बीस से हो गया ब्यास, सत से हो गया सतलज, तो बिस्त दोआब और बारी दोआब। आप फिजिकल नक्शा खोलिए पंजाब का, उसमें आपको दिखेगा बिस्त दोआब और बारी दोआब, बिस्त दोआब और बारी दोआब। आप फिजिकल नक्शा खोलेंगे पंजाब का, पंजाब का फिजिकल नक्शा खोलिए, उसमें देखिए यहाँ लिखा होगा बारी दोआब और यहाँ लिखा होगा बिस्त दोआब, और उसके नीचे लिखा होगा भिवानी का मैदान, भिवानी का मैदान, भिवानी का मैदान के नीचे लिखा भिवानी नहीं, मालवा का मैदान लिखा होगा, भिवानी तो हरियाणा में आ जाएगा। मालवा का मैदान, मालवा का मैदान, सबसे नीचे लिखा होगा मालवा का मैदान, सबसे नीचे लिखा होगा मालवा का मैदान। देखिए ध्यान से, जल्दी देखिए, हमको मिल गया। खोजो बाबू, सब मिलेगा, हम तो सब चीज बता ही देंगे, लेकिन करते हैं कि पहले आप लोग थोड़ा ढूंढने का प्रयास करिए। चलिए मिल गया आप लोग को, आप लोग को मिल गया, बारी दोआब बिस्त दोआब ये सब मिल गया। तो ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। मालवा का मैदान, मालवा का पठार कहेगा तो ये अब मध्य प्रदेश आ जाएगा, मालवा का मैदान कहेगा तभी यहाँ होगा, मालवा का मैदान। वापस देखिए जगह पंजाब को, पंजाब समझ में आ रहा है? मिल गया, नहीं मिला तो अगल बगल में देखिए रावी दोआब बिस्त दोआब। यहाँ पर पंजाब से जब ये नदी आती है आपका सतलज नदी, देखिए सतलज नदी हिमाचल के निचले भाग से होते हुए इधर से गुजर जाती है। ये आपकी सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज, सतलज नदी। कौन सी नदी है वो? सतलज, सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। मिल गई सतलज नदी। सतलज नदी में संगम हो जाता है ब्यास नदी का, यहाँ सतलज नदी में संगम हो जाता है ब्यास नदी। ब्यास नदी का संगम होने के कारण यहाँ बहुत पानी बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या किया जाता है ना, एक बैराज बना दिया जाता है, बैराज, बैराज, और यहाँ से एक नहर निकाल दी जाती है पानी का। इस नहर का नाम है इस इंदिरा गांधी नहर। नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो इंदिरा गांधी नदी, इंदिरा गांधी जो है नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी, ये है आपका ब्यास नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पे बना है। हरिके बैराज है यहाँ पे, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकल। इसी सतलज नदी पर दो बांध है, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा नांगल बांध है, कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। तो इस सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है। अब आप कहेंगे बांध और बैराज में अंतर क्या है? बांध और बैराज में अंतर क्या है? तो भैया यहाँ पर ये हरिके बैराज है, यहाँ भाखड़ा नांगल बांध है। दोनों किस नदी पे? सतलज नदी पे। दोनों किस नदी पे? सतलज नदी पर। लेकिन भाखड़ा नांगल बांध जो है, ये भाखड़ा नांगल बांध बिजली बनाने के लिए है, और हरिके बैराज नहर बनाने के लिए है। हरिके बैराज नहर बनाने के लिए। जैसे बांध क्या करता है, पानी को रोकता है कुछ समय के लिए और फिर पानी को जाने देता है। पानी को यहाँ से रोकेगा, इधर पीछे पानी रोक लेगा, यहाँ से जाने देगा। जबकि बैराज क्या होता है, किसी नदी के ऊपर, ऐसे बैराज, जैसे यहाँ पे नदी है, नदी है, इसके पीछे पानी है, इसके पीछे क्या है? पानी है। तो ये रोकेगा और पानी को इधर से चला जाएगा। जबकि अगर इसके पीछे देखेंगे पानी, तो यहाँ पे बड़ा सा पानी है। बैराज क्या करता है, मल्टीपर्पज होता है, इसमें कई फाटक होते हैं, और यहाँ कई फाटक होते हैं, यहाँ से यहाँ कई फाटक होंगे। ये क्या करता है कि जब इस फाटक को खोलेगा तो ये पानी प्रेशर से इधर चली जाएगी, ये पानी प्रेशर से इधर चली जाएगी। इस फाटक को बंद करके जब इस फाटक को खोलेगा तो पानी इधर चली जाएगी।
तो एक ही पॉइंट से हम 3-4 नहर निकाल सकते हैं, एक तो इस जिला में भेज देंगे, एक तो इस जिला में भेज देंगे, मेन कैरेज को सामने भेज देंगे। तो बैराज मल्टीपर्पज होता है या बांध। ये है आपका बैराज, बैराज, और ये आपका बांध। तो बताइए मल्टीपर्पज कौन होता है, जरा बताइए तो, मल्टीपर्पज कौन होता है, बांध या बैराज? मल्टीपर्पज कौन? बैराज मल्टीपर्पज होता है, बैराज मल्टीपर्पज हो जाता है। हरी के बैराज कहाँ है? तो हरी के बैराज आपका मिलेगा, देखिए हरी के बैराज मिलता है कहाँ? हरी के बैराज, भाखड़ा नांगल बांध और हरी के बैराज। हरी के बैराज बताइए किन दो नदियों के संगम पे है? हरी के बैराज, देखिए ध्यान से, ये है आपका हरी के बैराज। यहाँ पर नदियों के रोक, नहर निकाल देता है यहाँ पे। पानी रोक देगा तो इसे सूखा पड़ जाएगा, फिर खोल देगा तो बढ़ जाएगा, पानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हरी के बैराज हो जाता है। ये भैया हरी के बैराज, इसमें बहुत सारे फाटक होते हैं, जिसको खोलना होगा, जिस चैनल का खोलना होगा, उसी चैनल से हम लोग क्या कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं। और दूसरी पैरेलल हम लोग क्या कर सकते हैं, नहर निकाल सकते हैं। तो बैराज से फायदा क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ चाहे उधर क्या करेंगे, एक नहर नहर खोल देंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाला फाटक खोल के पानी को रोक भी सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, जिधर मन वहाँ क्या कर सकते हैं, एक ठो नहर निकाल के भेज सकते हैं। लेकिन अगर बांध रहेगा तो सीधे हम लोग को भेजना रहेगा, बांध रहेगा तो सीधे भेजना पड़ेगा, बैराज रहेगा तो यहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो बताइए इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर है, ब्यास और सतलज? किस जगह से, हरी के बैराज से निकलती है। सतलज नदी अपने जब हिमाचल में रहती है तो यहाँ कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है। जबकि इसी बांध के इधर, ये हिमाचल प्रदेश में ये भाखड़ा नांगल बांध है, और उत्तराखंड में एक टिहरी बांध है। उत्तराखंड में टिहरी बांध है, जो बहुत बड़ा बांध है, टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी, टिहरी डैम। ये इतना बड़ा डैम है भारत का, दिखाएं ताकत। हाँ, अर्थ में अच्छा से नहीं दिखेगा, इसे कहते हैं ना कि कितना ताकतवर। तो ये टूटेगा ना, उस दिन तो बवाल लाएगा। तो ये टूटा ना, उस दिन तो परले आ जाएगा, परले, गेंडा स्वामी परले आ जाएगा। समझे? अरे आजा भैया। टिहरी डैम इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टिहरी परले ला देगा, तो ये टोटली। चलिए उसी में हम आपको दिखाते हैं परले कैसे आएगा। अगर ये जहिया टूटा टिहरी डैम ना, जान मार देगा लोगों की। देखो बाबू, ये है टिहरी डैम आपका। अब जरा गौर से देखना, इन नदियों में पानी देख रहे हो, ये नदियां यहीं से जा रही है, इन नदियों में पानी। इधर पूरा दुनिया बसाया है ये पानी का। यहाँ पहले गांव बसा करते थे सब, यहाँ पे पहले गांव बसा था, यहाँ पहले गांव होता था। और नदी जैसे यहाँ नदी पतली सी दिख रही है ना, वैसी ही नदी यहाँ भी पतली थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा ना, यहाँ पहाड़ बड़ी कम है, बस तनी सा ही घेर देंगे ना, तनी सा घेर देंगे तो कुल पनिया फंस जाएगा। बस क्या किया, सब भर दिया, सब इसको सारा पानी भर दिया, सब बंद कर दिया सब। ये भाई इतना बवाल पानी का प्रेशर कहाँ जाएगा? तो गौर से देखो, यहाँ 3 गो फाटक दे ले, यहाँ 3 ठो फाटक दिया, पूरा बवाल पानी रोक के, और खाली 2 गो फाटक खोलता है, 2 ठो। जब इसमें से पानी उतरता है ना, तो सोचो ये गहराई में कितना स्पीड में गया होगा, कितना स्पीड में धड़धड़ा के गया होगा। और उसी स्पीड में जब जाता है ना, वहां डायनेमो लगा देते हैं रस्तवा में, लगता है पंखिया को घुमाने, इतना प्रेशर में आता है कि डायनेमो को घुमा देता है और बिजली बनता है। क्या बनता है, बिजली बनता है। और ऊंचाई देखो तो इसका, इस जगह से ऊंचाई कल्पना करो ये कितना होगा। ये बिजली बनाने के काम में आता है टिहरी डैम। क्या नाम है, टिहरी डैम। और ये आर्टिफिशियल यहाँ पहाड़ की तरह बना दिया गया है, तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, तो ऐसे ऐसे रास्ता बनाया गया है। यहाँ सीढ़ी गाड़ी वगैरह लेके आइएगा, तो एक तरह का ये ब्रिज का भी काम कर दिया, इस पार से उस पार जाने का काम करके सड़क भी बना दिया, इस एरिया में बाढ़ भी कंट्रोल कर दिया, बिजली भी बना दिया। इसलिए इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। एक साथ कई काम कर दिया। आपका इधर परिवहन का काम कर दिया,
बाढ़ कंट्रोल कर दिया, बिजली बना दिया। आपका मन आप एगो नहर बना लीजिए, आपका मन क्या कर लीजिए, एगो नहर बना दीजिए, यहाँ से अंदर अंदर एगो सुरंग फोड़ दीजिए, अंदर अंदर एगो सुरंग फोड़ दीजिए, और उसके बाद एगो फाटक यहाँ से खोल दीजिए, इस सुरंग से जोड़ दीजिए, अब पानी ये पहाड़ पे चला आएगा। आपका मन आप जहाँ ले जाइए। जवाहरलाल नेहरू ने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को कहा था कि आधुनिक भारत में लोग इसकी पूजा करेंगे। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था कि आधुनिक भारत में लोग ये सब चीजों की तकनीकी की पूजा करेंगे। हमारे यहाँ लड़का लोग रील देख रहा है, रील, नेहरू को रील देख के नेहरू को गरिया रहा है। नेहरू बोले थे कि आधुनिक भारत में विद्यार्थी इतना बड़ा आएगा कि इन तकनीक को देख के इसकी पूजा करेगा और कहेगा मैं और आगे बढ़ूंगा। रील देख रहा है आज का विद्यार्थी, रील, और रील में नेहरू को गरिया रहा है। समझ में गया? इसमें जितना सीमेंट लगा है ना, उस समय मतलब तब समझिए कि दुनिया में सड़क बना सकते थे इस कोना से उसको, जितना सीमेंट लगा है इसमें टिहरी डैम बनाने में। अच्छा ये बताओ बबुआ, टिहरी डैम अगर टूटा तो इतना बवाल ही पानी, इतना बवाल पानी कितनी रफ्तार से जाएगा इसमें और क्या हाल करेगा यहाँ पर। अच्छा, जितने होटल वगैरह बनाया गया है बाबू, वो पहाड़ के ना साइड में की रिवर फ्रंट व्यू, रिवर फ्रंट व्यू एकदम किनारे किनारे। यहाँ लोग दर्शन देने इस बोट वोट में आया, कहीं जो ही टूट गया, भूकंप भूकंप आया, उत्तराखंड में तो आते रहता है भूकंप, ऐसे ऐसे आया, निपटा दिया तो कांडे हो जाएगा। समझ में गया? तो यहाँ पर हरी के बैराज वगैरह आप सबको समझ, तो बांध और बैराज में अंतर समझ में आ गया। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बांध बैराज में अंतर समझ में आ गया। बांध बस रोकता है, छोड़ देता है, बैराज क्या करता है, उससे नहर भी बना लेता है, बिजली के साथ साथ नहर भी बना सकता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? दो आप का मतलब समझ में आ गया। दो नदियों के बीच का क्षेत्र रहेगा तो दो आप, तीन नदियों के बीच का क्षेत्र रहेगा तो त्रिआब, और पांच नदियों का क्षेत्र रहेगा तो पंजाब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पंजाब। अभी पंजाब की एक बड़ी समस्या क्या है, मतलब अभी तो बाढ़ वाला, तो बाढ़ वाली जो समस्या है ये तो आकस्मिक चली आई है, ये तो अस्थायी तौर पर नहीं रहेगा, बाढ़ निकल भी चुका है, मलबा कचड़ा गाद बच गया वहां। तो ये पंजाब में ना अभी नशा, मतलब नशा बहुत बढ़ गया है। बिहार में शराब बंद है, लोग चोरी छुपे पी रहे हैं, लोग चोरी छुपे पी रहे हैं। तर्क ये दे रहे हैं, तर्क ये दे रहे हैं कि चूंकि बिहार में शराब बंद है इसलिए लोग ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ड्रग्स कोई पहले नहीं ले सकता है, गांजा हेरोइन जो खतरनाक पहले कोई नहीं ले सकता है। जैसे कोई कहे कि हमारे यहाँ तो मैट्रिक का स्कूल नहीं है इसलिए लोग धाए दे पीएचडी कर ले रहा है। अरे तो जरा मैट्रिक है ये नहीं तो पीएचडी कहाँ से धाए लेकर लेगा? जब कोई शराब ज्यादा पी ले, नशा ज्यादा कर ले, तो उस अब इससे ज्यादा क्या किया जाए? आगे कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत? बस यही है। पंजाब में शराब इजीली अवेलेबल है, तो पाकिस्तान स्टेट होने की वजह से ना यहाँ से पाकिस्तान स्मगलिंग से यहाँ गांजा और चरस पहुंचा देता है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में गांजा इजीली उत्पन्न हो जाता है। इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, यहाँ की जलवायु ऐसी है। अब यहाँ गांजा मिल गया, इन छोटों को तो आटा खरीदने को पैसा नहीं था, गांजा कौन सी खरीदेगा सर? अभी ना गांजा का हिस्सा पूरा नशा में रहता है। तो पाकिस्तान वाले उनको धर्म का नशा है। धर्म का नशा कैसा कि तुम शरीफ इंसान हो, हाँ हम शरीफ इंसान, क्या कर रहे हो? ताज होटल में आए हैं मीटिंग करने के लिए, बिजनेस करेंगे, बढ़ाएंगे, 1000 लोगों को नौकरी देंगे, खुशहाली आएगी लोगों को हमारे यहाँ पे। अच्छा तुम हो, एक काम करते हैं हम तुमको मारते हैं, हम जन्नत में जाएंगे। मार के चल गए जन्नत में। गजब बात है सूरत में, क्या ये जन्नत में? अरे किसी मजबूर इंसान जो गरीबी की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, इस्लाम में तो ये भी कहा है कि तुम अपने हज का पैसा उस गरीब को दे दो, तुम्हारा हज के बराबर का पुण्य दे दिया जाएगा। कोई इंसान अगर बीमारी है, उसको पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं करा पा रहा है, तो तुम्हारा को इस्लाम ये नहीं सिखाया है कि तुम अपना पैसा उसे दे दो, तुम्हें खुदा जन्नत में भेजेगा और अच्छे तुम्हारे तुम्हारे लिए सवाब लिखेगा। हाँ, लेकिन ना ससुरा तुम ना, तुम पाकिस्तान में कहीं कौन तुमको बताया कि कोई इंसान शरीफ शरीफ इंसान जा रहा है बगल में बम फोड़ दो, और भी अल्लाह का नाम लेके, तो फिर कहो कि कोई धर्म नहीं होता है। गजब बात। खैर पाकिस्तान वाले तो सुधरेंगे नहीं, बाकी पंजाब वाले लोग भैया नशा बहुत खराब चीज़ है, इन सब चीज़ों से बाहर हटिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में शराब अगर खुला रहता तो अन्य नशे नहीं होते, तो देखो भैया पंजाब में शराब बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन बावजूद पंजाब में क्या है, बहुत ज़्यादा नशा फैल चुका है। उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, ठीक है? आप यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं, थोड़ा बच बचा के रहिएगा, नशा वगैरह चीज़ें अच्छी नहीं है। दोस्त ही इस नशे को लगाते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कोई दोस्त आते थे, वो कहते थे, हम भाई स्टूडेंट लाइफ में बहुत दुबले थे, बहुत दुबले। इवन आप अगर यूट्यूब पे जाइएगा, मेरा पहला वीडियो देखिएगा, हम बहुत दुबले दिखेंगे आपको। तो जब हम लोग इंटर ग्रेजुएशन में जब पढ़ते थे तो बच्चे दोस्त कहते थे कि भाई ये बियर पी ले मोट हो जाएगा। हम कहेंगे हम दुबरे ठीक रहेंगे, पातरे ठीक रहेंगे। जो आज शराब पीते थे बर्बाद हो रहे हैं ज़्यादातर लोग। हाँ, आपके पास पैसा है तो बर्बादी थोड़ी देर में होगी, पैसा नहीं है तो तुरंत बर्बादी हो जाएगी, लेकिन बर्बाद होंगे।
हम लोग ये सब चीज़ों का है कि भाई दोस्ती के नाते तुम पिला रहा है, दोस्ती के लिए छोड़ दे, तो सोच रहा तुम मेरी दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकता है और अपनी दोस्ती की दुहाई देता है कि मैं पीने लगूं। वाह। चलिए, तो अब समझ में आ गया। अब आप लोग को अब आगे का स्टेट क्या है, हरियाणा और उत्तराखंड, इसको पढ़ा देंगे। अब चूंकि देखिए बाबू, अभी इधर हम थोड़ा सा पिताजी को भी लेके डॉक्टर के पास है, जल्दी जल्दी आप लोग प्रार्थना करें सही हो जाए, जल्दी जल्दी डॉक्टर जैसे कहे ऑपरेशन वगैरह हो। माता जी को पिछली बार सही हो गई, इस बार पिताजी को, ताकि हम टेंशन फ्री पढ़ा सकें और फिर जल्दी से सही हो जाएगा। तो मेरा आधा दिमाग एक पिताजी पे लगा रहता है, इधर आधा आपको पढ़ाने में लगा। आप लोग अच्छे से पढ़ी कीजिए, दुआ कीजिए जल्दी से सही हो जाए, ठीक है। पिताजी हमको समझाते रहते हैं कि ज़्यादा बच्चों को मत डांटना। कहते हैं कि अपना दिन भूल गया, तुम भी बहुत ज़्यादा बदमाश था। अच्छा, हम लोग को तो बदमाशी सच में बहुत बदमाश थे, आप लोग क्या ही बदमाश, आप लोग उसका वन थर्ड भी नहीं है। एक्चुअल हम लोग के टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं थे, खिलौने वगैरह इतना नहीं थे। अब ना चाइनीज सामान आ गया है, सस्ता खिलौना भी मिल गया है, इससे जरूरत नहीं हुआ सस्ता खिलौना नहीं। 10 रुपया का सबसे सस्ता खिलौना, हर एक माल 10 रुपया, ऐसे खांची छाइटी पे रख के बेचने आता था, सस्ता ही नहीं था उससे, बड़ी मुश्किल से आदमी उसको। हम कहते हैं हम नहीं डांटते हैं, तो कह रहे हम क्लास देखते रहते हैं। तो कभी कभी आप लोग को डांटना मजबूरी भी बन जाती है। इधर दुर्गा पूजा की छुट्टी भी हो जाएगी अब आज, उसी हिसाब से, ताकि हम इस छुट्टी में अपना वो भी काम कर लें। और इसके बाद जैसे क्लास आएगा तो रेगुलर हो जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद जो क्लासेज रहेंगी वो एकदम पूरा प्रॉपर रेगुलर हो जाएंगी, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है।